हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह। हम बात कर रहे हैं अधिगम लर्निंग के बारे में। साथियों, पिछले सेशन में हमने डिस्कशन किया था अधिगम पठार और अधिगम वक्र को लेकर, जहां हम जान रहे थे कि किस तरीके से अधिगम की गति, दर या कमी और बढ़ोतरी को एक वक्र चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। दोस्तों, आज उसी से संबंधित एक नए टॉपिक में बात करेंगे जिसका नाम है अधिगम स्थानांतरण, या अंतरण भी कई बार कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे लर्निंग ट्रांसफर। दोस्तों, क्या है लर्निंग ट्रांसफर, क्या है अधिगम स्थानांतरण, थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर। पीछे जब हम लोग बात कर रहे थे अधिगम की विशेषताओं के बारे में, अधिगम की प्रकृति के बारे में, तो वहाँ एक बिंदु हमने समझा था, अधिगम का स्थानांतरण होता है, लर्निंग का ट्रांसफर हो जाता है, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीन ये हुआ कि हम जो कुछ भी सीखते हैं ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है, मानवीय प्रकृति का हिस्सा है। हम चीज़ों को लगातार सीखते रहते हैं। एक बार हम जिस चीज़ को सीख लेते हैं वो हमारे मस्तिष्क में बन जाती है, चेतन में रहती हैं। कुछ दिनों तक रिवीजन नहीं होता है तो वो अचेतन में चली जाती हैं, लेकिन रहती हमारे मस्तिष्क में ही है। एक बार जो चीज़ हमने सीख ली वो हमारे मस्तिष्क में है। अब इससे मिलती जुलती कोई दूसरी परिस्थिति आती है या दूसरी कोई सिचुएशन आती है जहां हमें इस पहले सीखी हुई नॉलेज की आवश्यकता है, पहले सीखे हुए ज्ञान की आवश्यकता है, तो फिर यह पहले सीखा हुआ ज्ञान उस नवीन परिस्थिति में या उसके जैसी अन्य सिचुएशन में प्रभावित करता है। नई सिचुएशन को या तो वहां मदद करता है या वहां बाधा पहुंचाता है या फिर किसी रूप में वहां पर रोल प्ले नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका वहां पर प्रभाव बनता है। तो इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है अधिगम का स्थानांतरण, लर्निंग ट्रांसफर। एक विषय में या एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति में या नवीन विषय में जब प्रभाव डालता है तो इस स्थिति को कहा जाता है अधिगम का स्थानांतरण। पहली चीज। दूसरी चीज, अधिगम का स्थानांतरण मस्तिष्क से संबंधित है, तो एक मानसिक प्रक्रिया है जो दिखाई नहीं देती है। ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, अपने आप ऐसा होता है। पहले का जो ज्ञान है, पूर्व नॉलेज है, पहले के एक्सपीरियंसेस है, पहले की कुशलताएं हैं, दक्षताएं हैं, कोई भी योग्यता है, वो किसी नई सिचुएशन में ऑटोमेटिकली मदद करने लगती हैं। वहां अपने आप वो आकर व्यवहार में प्रभाव बनाने लगती हैं। ये मस्तिष्क का हिस्सा है, हमारी मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा है, अपने आप स्वतः ऐसा होता है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने इस ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस को अध्ययन करते हुए समझने की कोशिश की और उसको अधिगम स्थानांतरण का नाम दिया। अब हमें इसकी क्या आवश्यकता है? क्यों ये टॉपिक हमारे यहाँ पर जोड़ा गया? दोस्तों, इसलिए जोड़ा गया है कि हम जब बच्चों के साथ काम कर रहे हों तो बच्चों के साथ काम करने के दौरान हमें अगर ये टेक्निक पता है कि एक बार जो चीज़ बच्चों ने सीख ली वो उनके मस्तिष्क में है, अनुभव के रूप में है, उसको ऐसी ही नवीन परिस्थिति के साथ में जोड़ा जा सकता है। वो नॉलेज, वो पूर्व ज्ञान, वो स्किल, दक्षता, प्रवृत्ति, कुछ भी जो है वो यहां भी काम में आ सकती हैं। तो फिर हम इस इंफॉर्मेशन के आधार पर उस पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को, पहले की स्थिति से नवीन परिस्थिति को, पहले की दक्षता से नवीन दक्षता की सिचुएशन को जोड़कर बच्चों को सिखा सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? बच्चों की जो लर्निंग की प्रोसेस है, सीखने की जो प्रक्रिया है, वो आसान बन जाएगी और तेज बन जाएगी। उसके साथ हम स्वयं भी अपने लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो एक बार समझते हैं किस तरह से लर्निंग ट्रांसफर जो है, किस तरह से स्थानांतरण होता है मस्तिष्क में सीखे गए ज्ञान का, नॉलेज का, प्रवृत्तियों का, क्षमताओं का, दक्षताओं का, एटीट्यूड का। जहां भी बात करें, मस्तिष्क का प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक स्थिति जो सीखी गई है वो नवीन परिस्थिति में, नवीन विषय में या नवीन आवश्यकता होने पर व्यवहार में कहीं ना कहीं काम आती है। दोस्तों, बात करते हैं अधिगम के स्थानांतरण की। देखिए दोस्तों, अधिगम को लेकर हमने पीछे पढ़ा था कि अधिगम क्या है? एक स्वाभाविक होने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क में स्वतः चलती रहती है। कहां पर चलती हैं? मस्तिष्क में चलती हैं। और ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रिया है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। तो मस्तिष्क में ऑटोमेटिक जो स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसको हमने अधिगम कह दिया, ये अधिगम क्या करता है? किसी एक परिस्थिति में जहां हमने सीख लिया वहां पर अनुभव के रूप में सर्जित हो जाता है। जैसे मैं बात करूं कि हमने किसी एक विषय में या परिस्थिति में नॉलेज को सीख लिया, तो हम बात करेंगे एक विषय या परिस्थिति
में सीखा गया ज्ञान, एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान क्या हो जाएगा? अधिगम हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगी। अब ये एक विषय या परिस्थिति में जो हमने ज्ञान को सीखा, नॉलेज को सीखा, ये अगर किसी अन्य परिस्थिति में प्रभाव बनाता है, कहाँ प्रभाव बनाता है? अन्य परिस्थिति में, अन्य नवीन परिस्थिति कह सकते हैं, अन्य नवीन विषय या परिस्थिति में प्रभाव बनाता है। क्या बनाता है जी? प्रभाव बनाता है। जब ये प्रभाव बनाता है तो हम क्या कहेंगे कि हमने जो यहाँ पर किसी नॉलेज को सीखा था वो यहाँ पर हमारे द्वारा यहाँ पर जो हमने किसी नॉलेज को सीखा था वो यहाँ पर हमारे द्वारा सीखा गया नॉलेज यहाँ से यहाँ आया और इस नवीन परिस्थिति में इसने अपना प्रभाव बनाया। तो इसका मतलब ये नॉलेज यहाँ से यहाँ जो आया, पहले से जहां हमने सीखा था, जिस क्षेत्र में सीखा था, जिस विषय में सीखा था, जिस परिस्थिति में सीखा था, जिस खेल में सीखा था, गतिविधि में सीखा था, किसी भी कहीं भी कोई भी चीज अपन ने सीखी थी, वो जब किसी नवीन परिस्थिति में आकर उसको प्रभावित कर रही है तो इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में कहा जाता है स्थानांतरण। क्या कहते हैं जी? स्थानांतरण कहते हैं, अंतरण भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांसफर। अब बात करते हैं ये जो ट्रांसफर है ये किस प्रकार का होता है, कितने तरह का होता है और किस किस तरीके से सीखने की प्रक्रियाओं में इसका संबंध होता है। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने इस लर्निंग ट्रांसफर को, अधिगम अंतरण को अध्ययन किया और मुख्यतः दो भागों में बांटा। कितने भागों में सर? दो भागों में बांटा। इनमें से पहला है, एक होता है विशिष्ट अंतरण, विशिष्ट अंतरण, अंतरण कहें या स्थानांतरण कहें, बात एक ही है। और एक होता है अविशिष्ट। कौन सा जी? अविशिष्ट। एक विशिष्ट अंतरण हो गया, एक हो गया अविशिष्ट अंतरण। विशिष्ट का हो गया स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हो गया स्पेसिफिक, और ये हो गया हमारा जनरल, सामान्य। अब मनोवैज्ञानिक जो हैं वो कहते हैं कि स्पेसिफिक ट्रांसफर जो होता है उसके बारे में कई सारी सिचुएशन होती हैं, कई सारी विशेष परिस्थितियां होती हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा इन्होंने नॉलेज, स्पेसिफिक ट्रांसफर के बारे में मनोवैज्ञानिकों के ज़्यादा अध्ययन नहीं है, यूँ कहें सीधी भाषा में। लेकिन जो सामान्य ट्रांसफर हैं, जो विशिष्ट अंतरण है, जनरल अंतरण है, उसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने कई सारे प्रकार दिए हैं, उसको स्पष्ट किया है कि किस किस तरह से सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य व्यक्ति में सामान्य नॉलेज जो है वो ट्रांसफर होता है। और इसको उन्होंने तीन भागों में बांटा है। फिर से कितने भागों में जी? इसके तीन पार्ट्स इन्होंने बनाए हैं। पहला यह है इसमें पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर, सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। दूसरा है नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर, नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। और तीसरा है जीरो, शून्य अधिगम स्थानांतरण। तो यहां पर क्या हुआ कि विशिष्ट नॉलेज, विशिष्ट चीजें या कुछ विशिष्ट खोज या विशिष्ट जो चीजें होती हैं मस्तिष्क में, वो किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार काम आती है उसके लिए एक बड़ा अलग सा थ्योरी है, वहां ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। लेकिन सामान्य मतलब हर बच्चे में चाहे किसी भी बुद्धि के स्तर का हो, हर परिस्थिति में बहुत सामान्य व्यवहार में, स्वभाव में इजी और आसान तरीके से जो अधिगम का स्थानांतरण होता है हम उसको समझेंगे, उसी की बात करेंगे। उसको मनोवैज्ञानिकों ने कहा है अविशिष्ट, जनरल मतलब सामान्य अधिगम का स्थानांतरण जो सामान्य तरीके से होता है, उसके लिए कोई विशेष टेक्निक ये अप्लाई नहीं करनी पड़ती मनोविज्ञान में। तो जो सामान्य हो गया उसमें दो हो गए, तीन हो गए। पहला हो गया सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, दूसरा हो गया नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, और तीसरा हो गया दोस्तों शून्य अधिगम का स्थानांतरण। अगर हम सकारात्मक की बात करें तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण वह होता है जो एक परिस्थिति में सीखा जाता है और दूसरी परिस्थिति में मदद करता है। समझ आ गई मेरी बात आपको? एक विषय में या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन विषय या नवीन परिस्थिति के सीखने में जब मदद करता है, वहां उसका प्रभाव सकारात्मक बनता है, पॉजिटिव बनता है, तो हम उसको कहेंगे सकारात्मक, धनात्मक या पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर।
क्लियर? जैसे अभी आपको हिंदी का नॉलेज पहले से है, उस हिंदी के नॉलेज से आप मनोविज्ञान सीख पा रहे हैं, तो हिंदी का नॉलेज, हिंदी की जानकारी आपको मनोविज्ञान सीखने में मदद कर रही है। उसका प्रभाव यहाँ पर सकारात्मक है, इसलिए हमने कह दिया सकारात्मक लर्निंग ट्रांसफर, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर। दूसरा होता है नकारात्मक। इसके लिए हम क्या कहेंगे? किसी एक विषय या क्षेत्र में सीखा गया नॉलेज, ज्ञान, जानकारी जब किसी नवीन विषय या परिस्थिति के सीखने में बाधा पहुंचाए या नकारात्मक प्रभाव बनाए, तो क्योंकि प्रभाव नकारात्मक बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि बाधा पहुंच रही है, तो उसको हमने कह दिया नकारात्मक अधिगम का अंतरण या फिर नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने टाइपराइटर पर टाइप करना सीख लिया। टाइपराइटर जो पहले होता था, आज भी टंकण जिसपे की जाती है, एक मशीन होती है टाइपराइटर की, जिसको टाइप करते थे ऐसे हाथों से, और फिर लाइन को आगे बढ़ाने के लिए उसमें जो हैंडल होता था उसको आगे ऐसे खिसकाते थे खर्र से, फिर वो वापस इधर निकलता था, फिर वापस टाइप करते थे, लाइन खत्म होती थी, फिर हैंडल से पीछे खिसकाते थे। तो परंपरागत या पुराने तरीके का टाइप करने का जो मशीन था उसको टाइपराइटर कहते हैं। उसमें कई सारे मॉडिफिकेशन हुए, इनोवेशन हुए और नए कीबोर्ड आ गए। तो टाइपराइटर पर किसी व्यक्ति ने टाइप करना सीख लिया, उसकी अंगुलियों को वहां टाइप करने की हैबिट हो गई, कंडीशनिंग हो गई। अब उस व्यक्ति को जो टाइपराइटर पर काम करता था उसको कंप्यूटर पर काम करने के लिए कहा जाए, तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड में उसको टाइप करने में बड़ी दिक्कत होगी। क्यों होगी दिक्कत, क्यों होगी समस्या? इसलिए होगी कि उसके जो फिंगर्स हैं उस पुराने वाले कीबोर्ड पर जमे हुए हैं, वहां उसकी कंडीशनिंग हो रखी है। अब जब इस नए कीबोर्ड की बात कर रहा है, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है, तो इसमें कीज का स्थान अलग अलग है। टाइपराइटर में जो की ए वाला की जहां पर था, वहां इधर ए वाला की नहीं है, वहां जहां क वाला की था वो यहां क वाला की नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो फिर उसकी अंगुली जहां क ढूंढ रही है वहां इधर क है ही नहीं, तो इसको बार बार इस पे देखना पड़ेगा। और वो जो पहले की हैबिट है, वो जो पहले की कंडीशनिंग है, वो जो पहले की अंगुलियों की प्रैक्टिस है, वो यहाँ पर बाधा पहुंचाएगी कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करने के दौरान। इसलिए हम इसको कहते हैं कि पहले से सीखा गया ज्ञान यहाँ पर नवीन परिस्थिति में बाधा पहुंचा रहा है या नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है, तो उसको हमने कह दिया दोस्तों नकारात्मक लर्निंग ट्रांसफर, निगेटिव लर्निंग ट्रांसफर। तीसरा होता है सुनने, कि एक बार हमने कुछ सीख लिया, वो किसी नवीन परिस्थिति में ना तो बाधा पहुंचाए और ना ही मदद करे, उसका प्रभाव ना तो सकारात्मक हो ना नकारात्मक हो, तो हम उसको दोनों ही नहीं कहेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? शून्य, जीरो, कोई वहां पर उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मेरे साथ अभी साइकोलॉजी सीख रहे हो और आप फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, फुटबॉल में आपने गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है, नेशनल प्लेयर रहे हैं, तो फुटबॉल का जो नॉलेज आप में है, फुटबॉल खेलने की जो कुशलता और दक्षता क्षमता आप में है, वो यहाँ साइकोलॉजी सीखने में कहीं उसका कोई प्रभाव नहीं है, ना तो नकारात्मक प्रभाव है और ना ही सकारात्मक प्रभाव है। तो हम कहेंगे कि वह नॉलेज, वह ज्ञान यहाँ स्थानांतरण नहीं हो रहा है, उसका जीरो प्रभाव है। तो इस तरीके से हमने अधिगम के स्थानांतरण को तीन तरीके से सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। मेन कैटेगरी में दो तरीके से डिवाइड किया है। टू बी क्लियर, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों। अधिगम का स्थानांतरण जो है ये इसकी प्रकृति है। क्या है इसकी प्रकृति? है हमने जब पीछे पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अधिगम जो है वो स्थानांतरण वाला होता है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क के साथ घटित होती है और ये नेचुरल तरीके से स्थानांतरित भी होती है। हम चाहे या ना चाहे वो चीज आगे चल के प्रभाव बनाती ही बनाती है। तो ये जो प्रभाव बनता है एक नॉलेज का दूसरी परिस्थिति में, हमने उसको कह दिया स्थानांतरण, लर्निंग का ट्रांसफर। कितने प्रकार का हो गया सामान्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार? एक हो गया विशिष्ट, दूसरा हो गया अविशिष्ट, स्पेसिफिक और जनरल। विशिष्ट की हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग तरीके का होता है, विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। हम बात करेंगे सामान्य की। सामान्य की बात क्यों कर रहे हैं, अविशिष्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कक्षों में हर बच्चे के साथ, हर व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार में, स्वाभाविक रूप में, किस रूप में सर? स्वाभाविक रूप में कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में अपना रोल प्ले करता है। इसलिए हम इसी की यहां बात करेंगे। इसको फिर से तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में सर? तीन भागों में बांटा है। पहला सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक और तीसरा शून्य अधिगम का स्थानांतरण। तो यह हुई एक सामान्य जानकारी अधिगम के स्थानांतरण के बारे में। अब इसी कंटेंट को, इसी टॉपिक को, इसी विषय वस्तु को कई मनोवैज्ञानिकों ने और आगे के लेवल पर अध्ययन किया
और फिर अधिगम के स्थानांतरण के लिए अपने अपने सिद्धांत भी प्रतिपादित किए। किसी ने कहा कि साहब अधिगम का स्थानांतरण तब होता है जब मानसिक शक्तियां जो होती हैं, मेंटल डिसिप्लिन होता है, मेंटल डिसिप्लिन का मतलब मानसिक शक्तियां जब संगठित होती हैं तब जाके अधिगम का स्थानांतरण होता है। किसी ने कहा कि साहब जब आदर्शों वाली जो चीजें होती हैं ना वो ज्यादा ठीक से ट्रांसफर होती हैं, किसी ने ऐसा कहा। किसी ने कहा कि साहब जब जनरलाइजेशन होता है, सामान्यीकरण हो जाता है तो ज्यादा ठीक से अधिगम स्थानांतरण होता है। किसी ने कहा कि संगठनात्मक रूप से अधिगम का स्थानांतरण होता है। तो कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार अधिगम के स्थानांतरण को बताने की कोशिश की, जिन्हें अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कहा जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने कॉमन डिस्कशन किया अधिगम स्थानांतरण को लेकर। चलिए आगे थोड़ा और जैसे समझते हैं चीजों को, किस तरीके से अधिगम का स्थानांतरण बनता है। देखिए सर, अधिगम अंतरण या प्रशिक्षण अंतरण, इसको प्रशिक्षण अंतरण भी कहा जाता है। एक ही है, दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। इसका तात्पर्य एक नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव से है। किससे हैं? नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव से हैं। प्रभाव का मतलब ये प्रभाव दोनों तरीके का हो सकता है। ये प्रभाव जो है वो सकारात्मक भी हो सकता है तो नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन हम सामान्यतः किसकी बात करते हैं? सकारात्मक वाले की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ लर्निंग ट्रांसफर के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उपयोग वाली स्थिति की बात कर रहे हैं। हमारे लिए फायदा जिससे होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। सोरेनसन मनोवैज्ञानिक है, ये क्या कहते हैं अधिगम अंतरण के बारे में? किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदतों, दृष्टिकोणों अथवा अन्य अनुक्रियाओं का अन्य परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। देखिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान क्या होता है? अर्जित होता है, बाहर से सीखा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से बटन दबाया और मस्तिष्क में नॉलेज आ गया। हमारे मस्तिष्क में निहित शक्तियों के द्वारा हम बाहरी परिवेश से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नॉलेज को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। इसलिए यहां लिखा है अर्जित ज्ञान। इसके अलावा क्या है? आदतें, दृष्टिकोण। अच्छा, आदतें जो होती है ना, याद रखिए वो भी अर्जित होती हैं, जन्मजात नहीं होती हैं। हैबिट्स हम खुद बनाते हैं, इसलिए कहते हैं मैन मेक्स हैबिट, देन हैबिट्स मेक द मैन। एटीट्यूड, दृष्टिकोण जो है ये भी दो तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। दृष्टिकोण भी व्यक्ति खुद अर्जित करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि साहब एक बालक जन्मजात ही नकारात्मक पैदा हो गया और दूसरा जन्मजात ही सकारात्मक पैदा हो गया। अब जो पॉजिटिव है वो तो बहुत सफल हो रहा है और जो नेगेटिव है वो बहुत प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता। इसलिए एटीट्यूड जो है, दृष्टिकोण जो है साथियों, वो भी अर्जित होता है। आदतें भी अर्जित होती हैं, ज्ञान भी अर्जित होता है। तो जो हमने अर्जित कर लिया है, कहां से? बाहरी परिवेश से, वातावरण से, विभिन्न परिस्थितियों से, वो अर्जित ज्ञान, आदत, दृष्टिकोण या फिर अनुक्रियाएं, एक्टिविटीज। जैसे मैंने भी फुटबॉल का एग्जांपल दिया, फुटबॉल खेलना सीखा, अनुक्रिया है। साइकिल चलाना सीखा, अनुक्रिया है। हाथ से लिखना सीखा, यह अनुक्रिया है। ठीक है, तो जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जो क्रियाएं होती हैं, वो कहलाती है अनुक्रिया। तो जो कुछ भी हमने अर्जित की अर्थात सीखी, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे आदतें हो, चाहे दृष्टिकोण हो, चाहे अनुक्रिया हो, वो एक परिस्थिति में हासिल की हुई अन्य परिस्थिति में प्रभाव बनाती हैं, तो उसको कहा जाता है अधिगम का स्थानांतरण। हम उनका वहां अनुप्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, वो कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण। टू बी क्लियर, सोरेनसन के हिसाब से आगे चलें। सीखने के एक क्षेत्र में होने वाला ज्ञान या कुशलताओं तथा सोचने, अनुभव करने, कार्य करने और आदतों का सीखने के क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतया प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। कहीं ना कहीं वही चीजें हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क आ रहा है। सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ज्ञान हमने पीछे जाना, कुशलताएं, उसके अलावा सोचने, अनुभव करने, कार्य करने और आदतों का सीखने के क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतया क्या कहलाता है जी? प्रशिक्षण का अंतरण कहलाता है, लर्निंग का ट्रांसफर कहलाता है। अनुभव करने का मतलब भी क्या हो गया? जैसे मान लीजिए एक बालक है, वो किसी भी गर्म बर्तन को हाथ लगाता है पहली बार, तो पहली बार हाथ लगाया
तब तक उसको नहीं पता था कि इसके हाथ लगाने से हाथ जल जाएगा, उसको नहीं पता था, पहली बार लगाया। लेकिन पहली बार जो ही उसका हाथ टच हुआ किसी गर्म बर्तन के, उसको दर्द हुआ। अब उसको अनुभव हुआ कि ऐसी किसी गर्म चीज के हाथ नहीं लगाना है। अब दोबारा भी उसने गलती से लगा दिया, तुरंत उसको फिर दर्द हुआ, फिर जलन हुई। तो जो पिछली बार उसने हाथ लगाया था उससे जो अनुभव उसमें बने थे मस्तिष्क में, वो तुरंत वापस से रिकॉल हो रहे, उसको वापस से याद आ रहा है कि अच्छा हाँ, पहले भी मैंने हाथ लगाया था, तब भी मुझे दर्द हुआ था और ये दर्द ऐसा ही था जैसा अभी मुझे हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, आगे से ध्यान रखना है, ऐसी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। अब जीवन में दोबारा से फिर गर्म चीज कोई उसके सामने आती है, तो जो पहले उसने अनुभव प्राप्त किए थे, कौन से अनुभव, गर्म चीज से जल गया था, वो दोबारा तुरंत यहां उसकी यादाश्त में आ जाते हैं और उसके हाथ लगाने से डरता है कि नहीं नहीं मुझे हाथ नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्या हुआ, यहां पर अधिगम का स्थानांतरण हो गया। किस तरह का, अनुभव का स्थानांतरण, जो उसमें पूर्व जलने के अनुभव थे वो उसमें स्थानांतरित हो गए। कई बार एग्जाम जब देते हैं तो कई लोग बोलते हैं साहब मैंने 3 बार एग्जाम दिया, 3 बार में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब जब चौथा एग्जाम देगा तब भी वो उसकी पीड़ा उसके साथ स्थानांतरित होगी। कैसे होगी कि मैंने 3 बार दिया, 3 बार में नहीं हो पाया, तो फिर इस बार भी मेरा नहीं हो पाएगा, इस बार भी मेरा पेपर खराब हो जाएगा। इस तरह के नेगेटिव अनुभव यहां पर आते हैं। तो याद रखिए, नकारात्मक अनुभव आने वाले काम में बाधा पहुंचाते हैं और सकारात्मक अनुभव आने वाले काम को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक भावनाओं को, नकारात्मक अनुभवों को आप स्थानांतरित नहीं होने दें। अगर स्थानांतरित होने लगे तो फिर समस्या हो जाएगी और फिर नया काम जो है वो बाधित होने लग जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें, अनुभव भी स्थानांतरित होते हैं। कार्य करने का ढंग, आदतें मैंने बता दिया आपको। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में साधारणतया प्रशिक्षण का अंतरण होता है, इसे कहा जाता है अधिगम का स्थानांतरण। अभी रिसेंटली मैंने 2 कैटेगरी की बात की थी, 2 तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने विभाजित किया है। एक अधिगम स्थानांतरण जो विशिष्ट प्रकार का होता है, स्पेसिफिक होता है, और दूसरा अधिगम का स्थानांतरण जो अविशिष्ट होता है, जिसको हमने कह दिया सामान्य, जनरल, जिसके मैंने आपको 3 कैटेगरी रिसेंटली बताई थी। एक कौन सी बताई थी, सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। दूसरा मैंने आपको बताया था नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। तीसरा मैंने आपको बताया था शून्य अधिगम का स्थानांतरण, अर्थात जीरो लर्निंग ट्रांसफर। तो ये जो है हमारा जनरल अंतरण जो है वो 3 प्रकार का होता है। सामान्य को ही हमने 3 कैटेगरी में क्यों बांटा, हम इसी को क्यों पढ़ेंगे, इसीलिए पढ़ेंगे कि जो सामान्य वाला होता है, अविशिष्ट जो होता है, वो सामान्यतः हर बालकों में पाया जाता है, हर व्यक्ति में पाया जाता है। इसीलिए हम शिक्षक होने के नाते इस चीज को जानें और समझें, ताकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अधिगम अंतरण का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे बच्चों के साथ काम आए या फिर हमारे स्वयं के साथ भी काम आए। आगे चलें। अविशिष्ट अंतरण, जैसा मैंने बताया 3 तरह का कैटेगरी में बांटा गया है। पहला हो गया साहब हमारा सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक और तीसरा हो गया शून्य अधिगम का स्थानांतरण। आगे बात करें सकारात्मक अधिगम के स्थानांतरण की, तो देखिए क्या लिखा है, किसी एक स्थिति या विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन स्थिति या विषय के में सीखने में मदद करता है, तो वह सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात, मैंने आपको पीछे बताया भी था कि किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन विषय या परिस्थिति के सीखने में मदद करता है, तो उसे कहा जाता है सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। जैसे हिंदी का ज्ञान सामाजिक सीखने में मदद करता है, हिंदी का ज्ञान सामाजिक सीखने में मदद करता है। मैंने रिसेंटली एग्जांपल भी दिया था, हिंदी का ज्ञान मनोविज्ञान सीखने में मदद करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे जी, उसी को हम कहेंगे अधिगम का अंतरण। यहां पर एग्जांपल दिया है, संस्कृत का ज्ञान हिंदी सीखने में सहायक है। किस तरीके से हैं, ये भी लैंग्वेज हैं और ये भी लैंग्वेज हैं, दोनों ही भाषाएं हैं, और दोनों ही भाषाओं में सीखने के दौरान एक तरह के स्किल होते हैं। कौन कौन से, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों स्किल होते हैं। तो चारों स्किल आपने संस्कृत सीखने के दौरान सीख लिए, तो वो चारों स्किल कहाँ भी काम आ जाएंगे जी, हिंदी सीखने के दौरान भी काम आ जाएंगे। हम ग्रामर की बात करें, व्याकरण की बात करें, तो व्याकरण में भी कई सारी चीजें मिलती जुलती हैं।
कई सारी चीजें मिलती जुलती हैं। उच्चारण की बात करें तो वहां भी कुछ थोड़ा बहुत सिमिलरिटी होती हैं। तो एक बार जो चीज हमने सीख ली वो अन्य चीज को सीखने के दौरान हमारी मदद करती हैं, तो उसे कहा जाता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब भी कक्षों में बच्चों से पूर्व ज्ञान की बात करते हैं, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर कौन सा सिद्धांत काम करता है जी? वहां पर सिद्धांत काम करता है सकारात्मक अधिगम के स्थानांतरण का। बच्चे को थोड़ी बहुत नॉलेज जो पहले उस विषय के बारे में है हम उसको याद दिलाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसको हम उसके चेतन मन में लेकर आते हैं, वर्तमान परिस्थिति के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। और जब वर्तमान परिस्थिति के साथ उस पूर्व नॉलेज को जोड़ देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया? अधिगम का सकारात्मक, धनात्मक या पॉजिटिव ट्रांसफर करवा दिया। और जो ही हमने पॉजिटिव ट्रांसफर करवाया तुरंत बच्चे के सीखने में आसानी हो गई, क्योंकि स्थानांतरण होने से नए सीखने में पहले का नॉलेज मदद करने लगा है, सहायक बनने लगा है। अभी आप लगातार मेरे साथ सीख रहे हैं साइकोलॉजी, सीडीपी सीख रहे हैं। सीडीपी सीखने के बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपने जो मेरे साथ सीखा और समझा कंटेंट्स को, ये कंटेंट्स, ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन, ये दक्षताएं आप जो लगातार टेस्ट सीरीज अप्लाई कर रहे हैं, आप लगातार टेस्ट दे रहे हैं, वहां पर जो नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, वहां पर जो स्किल आपको मिल रही है, ये आपकी प्रवृत्ति, आदतें, आपकी कुशलताएं, आपका नॉलेज, आपके काम करने का तरीका, समझने का तरीका, आपको मेरे साथ सीखने के दौरान मिलने वाले अनुभव, ये सारे के सारे संगठित रूप से साथियों एग्जाम देने के दौरान आपकी हेल्प करेंगे और वहां पर आपको आंसर निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो क्या कहेंगे मनोविज्ञान में इसको? मनोविज्ञान में यह कहलाएगा अधिगम का अंतरण। और कौन सा वाला? सकारात्मक अधिगम का अंतरण, धनात्मक पॉजिटिव अधिगम का अंतरण। देखो एक डायग्राम और मैंने यहां पर रखा है। इस चित्र में ये व्यक्ति जो है, ये खिलाड़ी जो है, भाले को फेंक रहा है। तो भाला फेंकने के दौरान जो इसकी प्रैक्टिस है किस तरीके से है? एक हाथ को आगे किए हुए हैं, दूसरे को पीछे किए हुए हैं। इस तरीके से लगातार करने के दौरान इसमें क्या हो गई? कुशलता आ गई, दक्षता आ गई भाला फेंकने की। अब जब इसी को टेनिस खेलने के लिए काम में लिया जाता है तो यहां भी एक जैसी सिचुएशन है। यहां टारगेट है जहां पर भाला फेंकना है, यहां टारगेट है ये बॉल या कोक, इसको ये रैकेट से मारने वाला है। तो फिर ये जो स्किल यहां पर इसकी बॉडी में, इसके माइंड में और इसके मांसपेशियों में बनी, वो स्किल यहां पर इस खेल में क्या कर रही है? सहायता कर रही है, मदद कर रही है। तो यहां जो सीखा गया ज्ञान था वो क्या हो रहा है? यहां पर इसका स्थानांतरण हो रहा है। तो हम कहेंगे लर्निंग का ट्रांसफर। एक और एग्जांपल यहां पर है, ये देखिए, यहां पर भी टेबल टेनिस खेलने के दौरान जो नीचे खेल रहे हैं गेंद से, ये नॉलेज यहां पर सीखने में, खेलने में मदद कर रहा है। तो इसको कहेंगे हम अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अधिगम के दूसरे स्थानांतरण की ओर, जो कहलाता है नकारात्मक, नेगेटिव। देखो कैसे? किसी एक स्थिति या विषय में सीखा गया ज्ञान अन्य परिस्थिति या सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। बाधा उत्पन्न करे, पीछे तो क्या हो रहा था? पीछे तो वो सहायता उपलब्ध कर रहा था, मदद कर रहा था सीखने में, लेकिन यह क्या कर रहा है? बाधा पहुंचा रहा है। क्योंकि बाधा पहुंचा रहा है इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया जी? हमने कह दिया इसको नकारात्मक। क्योंकि इसका प्रभाव कैसा है? नकारात्मक प्रभाव है। प्रभाव तो बनेगा लेकिन कैसा बन गया? नकारात्मक बन गया, इसलिए हमने इसको कह दिया नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। जैसे हिंदी भाषा सीखकर उर्दू भाषा सीखना। देखो हिंदी भाषा सीखने के बाद उर्दू भाषा में कैसे समस्या आएगी? हिंदी को जब लिखते हैं तो हिंदी लिखने का तरीका कहां से है? हिंदी लिखने का तरीका है बाएं से दाएं की ओर, इस तरीके से हिंदी लिखते हैं। तो बार बार लिख कर हिंदी लिखने में प्रयास हो गया बच्चे का, अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस हो गई। अब जब उसको उर्दू लिखने की बात कही जाती है तो उर्दू में क्या होता है? उर्दू में दाएं से बाएं लिखा जाता है। उर्दू लिखने में दाएं से बाएं की तरफ आना होता है। तो आदत बनी हुई है बाएं से दाएं लिखने की, अब लिखना है दाएं से बाएं। तो क्या होगा? ये जो आदत थी वो यहां पर क्या करेगी? बाधा पहुंचाएगी, परेशानी उत्पन्न करेगी। तो किस तरह का स्थानांतरण हुआ? हिंदी में जो सीखा गया ज्ञान था वो संस्कृत सीखने में क्योंकि स्थानांतरित हो रहा है, जिसके चलते आदमी को बाधा हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हमने कह दिया उसको नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण।
एक और एग्जांपल देखते हैं। भारत में कार ड्राइव करने वाले व्यक्ति को अमेरिका में ड्राइव करने में बाधा आती है। देखो भारत में क्या है, हम जब इंडिया में कार ड्राइव करते हैं तो इंडिया में कार की स्टीयरिंग किस तरफ होती है, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट की तरफ होती है, ठीक है जी, राइट की तरफ होती है। तो राइट की तरफ स्टीयरिंग होती है, इसका मतलब जो आदमी गाड़ी चला रहा है वो सड़क पे कहां आ गया, वो लगभग बीच में आ गया, क्योंकि गाड़ी पूरी लेफ्ट में चल रही है और वो राइट में बैठा हुआ है कार के, तो जो रोड का मिडिल पार्ट है वहां पर वो आ गया पूरी कार में। अब मिडल में बैठकर कार चला रहा है तो उसकी आंखों में जो जजमेंट बन रहा है, उसके मस्तिष्क में जो जजमेंट बन रहा है वो कैसा बन रहा है कि मुझे किस जगह कार को रखना है, तो मेरा लेफ्ट वाला व्हील सड़क के किस कोने पे होगा, राइट वाला बीच में कहां पर होगा, इस तरह का जजमेंट उसमें बन रहा है। अब इसी व्यक्ति को ऐसी कार दे दी जाए जिसकी सीट राइट में नहीं होकर लेफ्ट में हो, ड्राइविंग सीट। अब ये लेफ्ट में बैठकर ड्राइव करेगा तो कहां बैठ गया, ये सड़क के किनारे बैठ गया, लेफ्ट साइड में बैठ गया, गाड़ी चल रही है सड़क के इस तरफ। तो अब इसका जजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि पहले इसका जजमेंट सड़क के बीच में जहां सीट की स्थिति थी वहां बैठकर चलाने का जजमेंट बना हुआ था, अब उधर बैठ के चलाने में वो जजमेंट डिस्टर्ब करेगा और डिस्टर्ब होने के चलते गाड़ी कहीं ठुक भी सकती है। इसलिए यहां पर अगर गाड़ी की दुर्घटना होती है, इसको समस्या आती है, परेशानी आती है, धीरे चला पाता है, उतनी कुशलता से नहीं चला पाता है, तो हम क्या कहेंगे कि पहले जो सीख लिया ना इसने इंडिया की गाड़ी को चलाना, अब वो उसी गाड़ी को जब अमेरिका में चला रहा है तो उसका समस्या आ रही है, बाधा आ रही है। इस तरीके से पहले का ज्ञान, पहले का नॉलेज यहां पर परेशानी उत्पन्न कर रहा है। एक और एग्जांपल देखो, टाइपराइटर पर काम करने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर पर टाइप करने में बाधा आती है। मैंने बताया पीछे आपको कि वहां पर जो कीज होती हैं, कुंजियां जो होती हैं कीबोर्ड की, उसकी जगह अलग अलग होती हैं, इसके चलते उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए जी, तीसरा हमारा अंतरण है शून्य अधिगम का स्थानांतरण। जहां सीखे गए नॉलेज की नई परिस्थिति में, नए विषय में ना तो वह बाधा पहुंचाए और ना ही मदद करे, तो हम उसको कहेंगे अधिगम का शून्य अंतरण। देखिए एक बार, नए ज्ञान को सीखने में पूर्व का ज्ञान ना मदद करे ना बाधा उत्पन्न करे तो यह शून्य अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे मनोविज्ञान का ज्ञान या मनोविज्ञान का ज्ञान, पर्यावरण विषय का ज्ञान गणित सीखने में ना मदद और ना ही बाधा उत्पन्न करता है। मनोविज्ञान सीखी बच्चे ने या फिर उसने पर्यावरण सीखी, अब ये गणित सीखने में ना तो उसको बाधा उत्पन्न कर रहा है और ना ही मदद कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि गणित का जो नेचर होता है, गणित विषय की जो प्रकृति होती है, वो गणित विषय की प्रकृति इन दोनों विषयों की प्रकृति से भिन्न होती है। ये व्यवहार का अध्ययन होता है और ये वातावरण का अध्ययन होता है, जबकि गणित जो है ये अमूर्त संप्रत्तियों का अध्ययन होता है, जहां पर व्यक्ति के मस्तिष्क में अमूर्त चिंतन की क्षमताएं विकसित की जाती हैं, समस्या समाधान की क्षमताएं विकसित की जाती हैं, लॉजिक तर्क वितर्क की क्षमताएं विकसित की जाती हैं, एक्यूरेसी सिखाई जाती है। तो इस तरह की कुशलताएं, दक्षताएं विकसित करने के लिए गणित विषय बना है। जबकि सामाजिक विषय क्यों बना है? समाज के रिश्तों को, संबंधों को, समाज की संकल्पनाओं को समझने के लिए। और मनोविज्ञान क्यों बना है? व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए। तो क्योंकि तीनों विषयों की प्रकृति अलग अलग है, इसीलिए एक विषय को हमने सीखा है या बच्चे ने सीखा है, उस बच्चे के द्वारा दूसरी प्रकृति का विषय सीखने के दौरान पहले वाला विषय जो है उसका नॉलेज ना तो वह मदद करने वाला है और ना ही बाधा पहुंचाने वाला है, तो हम कह देंगे सर उसको अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जैसे एक बालक ने पुलिस की तैयारी की है, पुलिस की तैयारी में फिजिकल होता है, तो फिजिकल के लिए उसने दौड़ लगाई है, चेस्ट बनाया है, चेस्ट को जितनी मेजरमेंट है उतना डेवलप किया है, सारी की सारी शारीरिक कुशलताएं प्राप्त की हैं। अब वो लड़का बीएड कर लेता है और रीट का एग्जाम भी देता है, तो रीट के कंपटीशन में जो उसने शारीरिक दक्षताएं पुलिस एग्जाम को पास करने के लिए बनाई थी, वो यहाँ ना तो बाधा पहुंचा रही है और ना ही उसकी मदद कर रही है। रीट में किसी बच्चे ने बीएड किया है और यहाँ पूरा नॉलेज लेके उसने रीट में सिलेक्शन भी ले लिया, उसको टॉप रैंकर भी रहा है, अब उसको लगता नहीं मुझे तो एसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है राजस्थान पुलिस में, और वो एसआई की तैयारी करता है, वहां पर फिजिकल की तैयारी करता है, तो वहां के फिजिकल एसआई की तैयारी में थानेदार बनने के लिए यहाँ जो टीचरशिप में उसने नॉलेज लिया, ये वहां ना तो उसकी मदद करेगा और ना ही बाधा पहुंचाएगा। तो इस तरह के अधिगम के प्रभाव को, अधिगम के अंतरण को, अधिगम के स्थानांतरण को, प्रशिक्षण के अंतरण को, लर्निंग के ट्रांसफर को कहा जाता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। एक पिक्चर भी देखो यहां पर, ये एक खेल है, ये दूसरा खेल है। इस खेल में हाथ से बॉल को फेंक रहे हैं और यहां पर
जमीन पे चलाते हुए बॉल को लेके जाना है। तो यहां तो हवा में है, यहां पर जमीन पर है। तो यहां जो सीखा गया नॉलेज था वो यहां पर ना तो बाधा पहुंचा रहा है और ना ही मदद कर रहा है। तो इस तरह के अधिगम के स्थानांतरण कहेंगे दोस्तों हम शून्य अधिगम का स्थानांतरण। अब आगे हम बात करते हैं कुछ अधिगम के सिद्धांतों के बारे में जो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अध्ययन करते हुए इनको प्रतिपादित किया है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया भी था। दोस्तों पहला हमारे सामने जो सिद्धांत है वो है डॉक्टर स्लाइड व ब्रिक्स का। डॉक्टर स्लाइड्स व ब्रिक्स क्या कहते हैं कि मानसिक शक्तियां या औपचारिक अनुशासन अनुक्रिया का सिद्धांत, मेंटल डिसिप्लिन। देखो ये सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में जो शक्तियां होती हैं, मानसिक शक्तियां जो होती हैं, मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं, जो सीखने में व्यक्ति की मदद करती हैं, जैसे बुद्धि है, स्मरण है, चिंतन है, उसके अलावा मोटिवेशन है, ये सारी की सारी चीजें जो सीखने में मदद करती हैं, नॉलेज को बनाने में व्यक्ति की सहायता करती हैं, मानसिक होती हैं, ये अलग अलग काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि साहब पहले बुद्धि ने काम किया, फिर बुद्धि ने काम छोड़ दिया, चिंतन ने काम शुरू कर दिया, अच्छा चिंतन ने काम किया, फिर वो तो रुक गया और अब मोटिवेशन शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। ये सारे के सारे संगठित रूप से काम करते हैं। देखो कैसे, जैसे व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान निकालना है, आपके सामने कोई प्रश्न है, आपको हल करना है, तो हल करने के दौरान आपने उसको पढ़ा और आपको आंसर नहीं आया तो क्या आ गई, समस्या उत्पन्न हो गई। जो ही समस्या उत्पन्न हुई तुरंत आप उस समस्या का समाधान करने के लिए मस्तिष्क में सोचना शुरू करेंगे, और जब सोच रहे हैं तो बुद्धि मदद कर रही है, पूर्व अनुभव आपकी मदद कर रहे हैं, और फिर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले आपकी आंखों ने उसको पढ़ा और सूचनाएं मस्तिष्क को पहुंचाई तो संवेदना हो गई, मस्तिष्क ने प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करके अर्थ प्रदान किया तो प्रत्यक्षीकरण हो गया। इस दौरान अवधान भी चल रहा था, अवधान था, अटेंशन था, तो संवेदनाएं पहुंची, प्रत्यक्षीकरण हुआ। अब जब आपको नहीं आया तो समस्या उत्पन्न हुई, जब समस्या उत्पन्न हुई तो चिंतन शुरू हो गया, जब चिंतन होने लगा तो फिर बुद्धि भी वहां पर आई और बुद्धि ने मदद की, पूर्व अनुभव भी साथ में काम कर रहे हैं, तब जाके कहीं आप समस्या का हल निकाल पाए, क्वेश्चन का आंसर कर पाए। तो ये जो 5, 6, 7 चीजें मैंने आपको बताई ये संगठित रूप से काम करती हैं। ऐसा नहीं कि साहब ये पहले और ये बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगठित रूप से काम करती हैं, साथ में सारा का सारा काम चलता है। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दौरान ही सेम टाइम में संवेदनाएं भी पहुंच रही हैं, सेम टाइम में प्रत्यक्षीकरण भी हो रहा है, सेम टाइम में समस्या भी उत्पन्न हो रही है, सेम टाइम में चिंतन भी हो रहा है, सेम टाइम में बुद्धि भी काम कर रही है। सारी की सारी चीजें एक ही समय में काम करती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मानसिक शक्तियां, मस्तिष्क की शक्तियां संगठित रूप से काम करती हैं। कैसे काम करती है साहब? संगठित रूप से काम करती हैं, वो डिसिप्लिन में होती हैं, डिसिप्लिन में होती हैं। इसलिए इसका नाम है मानसिक शक्तियों या औपचारिक अनुशासन अनुक्रियाओं का सिद्धांत। तो मानसिक शक्तियों को संगठित रूप से काम में लिया जाना चाहिए, उसके लिए औपचारिक अनुशासन की अनुक्रियाओं को काम में लिया जाना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं मेंटल डिसिप्लिन। तो सिंपल सी बात हुई कि मानसिक शक्तियों को संगठित रूप से काम करेंगे तो अधिगम का स्थानांतरण होगा, वरना नहीं हो पाएगा। जैसे आप मेरे साथ बैठे हैं, आप स्क्रीन पे मुझे देख भी रहे हैं, कानों से मुझे सुन भी रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और जगह चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि अच्छा वो मुझे शाम को मिलेगा या फिर मिलेगी, फिर हम चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, ये बातें करेंगे, वो बातें करेंगे। अब क्या हुआ साहब? आपका अवधान यहाँ पर नहीं है, आंखें यहीं पर हैं, संवेदनाएं भी हैं, लेकिन अवधान नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, आपका अटेंशन यहाँ नहीं है। तो फिर आप मैं जो सिखा रहा हूं वो आप सीख ही नहीं पाओगे, या फिर आपने जो पहले सीखा है उसका यहां पर अंतरण ही नहीं पाएगा। कई बार क्या होता है, आपने बच्चों को क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने जो ही आपके क्वेश्चन सुना, क्या सर दोबारा बताओ, दोबारा पूछो, मैं समझ नहीं पाया क्या था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने प्रश्न पूछा तब बच्चे का ध्यान वहां पर नहीं था, तो फिर जो आपने प्रश्न पूछा उसका आंसर नहीं आ पाया। दोबारा उसने कहा सर दोबारा पूछिए, मैं कहीं ध्यान नहीं था, मैं और कुछ सोच रहा था, मेरे मन में कुछ और चल रहा था। आपने कहा ध्यान से सुन, अब दोबारा नहीं बोलूंगा, अगर नहीं बताया तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। आपने दोबारा क्वेश्चन पूछा और तुरंत झट से बच्चे ने जवाब दे दिया। इसका मतलब उस प्रश्न का जवाब तो बच्चे के पास था, लेकिन पिछली बार जब पूछा तो वो आंसर नहीं दे पाया, और दूसरी बार में वही बच्चा उसी सवाल का आंसर दे पाया। यहां पर क्या हुआ, पिछली बार अधिगम का अंतरण नहीं हो पाया और इस बार अधिगम का अंतरण हो गया।
कैसे पहले से सीखा हुआ प्रश्न का उत्तर उसके मस्तिष्क में था, आपने जब उसको पूछा तो उस पहले से संचित अनुभव को वो नवीन परिस्थिति में काम में ले लेता है और आपको आंसर बता देता है। तो ये हो गया सकारात्मक या धनात्मक पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर। कब हुआ? जब उसका ध्यान आपके साथ कनेक्ट हुआ, जब उसने ठीक से चीजों को सुना, समझा, बुद्धि को इस्तेमाल किया। तो अधिगम का स्थानांतरण कब होगा? जब मानसिक शक्तियां संगठित रूप से होगी। इसको कहा जाता है मेंटल डिसिप्लिन लर्निंग ट्रांसफर थ्योरी। किसने दी है? डॉक्टर स्लाइड व ब्रिक्स ने दी है दोस्तों, याद रहेगा। अब ये जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं, हम लगभग 7-8 थ्योरीज की बात करेंगे, 6-7 थ्योरी की बात करेंगे, वो सारी की सारी थ्योरीज सकारात्मक अधिगम के स्थानांतरण के साथ संबंध रखती हैं। क्यों है सकारात्मक? क्योंकि हम नकारात्मक की तो बात ही नहीं करेंगे, नेगेटिव में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हमें ये थोड़ी देखना साहब नेगेटिव कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सुनने से भी नहीं है। हमारा संबंध किससे है? धनात्मक या सकारात्मक से। क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे ने जो सीख लिया वो नया ज्ञान हासिल करने में, नया कुछ सीखने में उसकी मदद करे। इसीलिए सारे के सारे सिद्धांत धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की ही बात करते हैं, उसी संबंध में है। कुछ बिंदु हैं, देखते हैं। 20वीं शताब्दी में विकसित यह सिद्धांत दार्शनिक प्रकृति का है। इस सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क में विभिन्न शक्तियां होती हैं, यह विभिन्न प्रकार की होती हैं तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। देखो क्या है, 20वीं शताब्दी में विकसित यह सिद्धांत दार्शनिक प्रवृत्ति का है, फिलोसफिकल नेचर का है। किसका है साहब? फिलोसफिकल नेचर का है। दार्शनिक प्रकृति क्या कहती है? दार्शनिक प्रकृति जो होती है वो वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों से परे होती हैं। वो दर्शन पे काम करती हैं, अपने हिसाब से वो व्याख्याएं होती हैं। ये क्या करते हैं कि मस्तिष्क में जितनी भी शक्तियां हैं जो संगठित होती हैं, संगठन के रूप में होती हैं, वो किसी भी काम को करने के दौरान संगठित होकर काम करती हैं, लेकिन उनका अपना अपना काम होता है, अपना अपना नेचर होता है, अपने अपने तरीके से वो पोषित होकर आगे बढ़ती हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया 2 तरह का, वहां पर मैंने अवधान को इंपॉर्टेंस दी कि ध्यान जरूरी था। तो ध्यान एक मानसिक शक्ति है, ये स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। कब? किसी भी मानसिक कार्य के दौरान। तो हमें क्या करना चाहिए? इस ध्यान को मजबूत करना चाहिए। यही तो कहा इन्होंने कि हमारी विभिन्न शक्तियां जो हैं वो स्वतंत्र कार्य करती हैं, स्वतंत्र उनका अस्तित्व होता है और उनको मजबूत करना चाहिए, उनको पोषित करना चाहिए। इसीलिए कई बार मेडिटेशन के प्रोग्राम्स होते हैं। आपने सुना होगा ना कि योगा करो मेडिटेशन होगा, या फिर ये प्रक्रिया करो, प्रोसेस करो मेडिटेशन होगा। हमारे कंसंट्रेशन की, ध्यान लगाने की क्षमता और पावर बढ़ेगी। और ये सच भी है। अगर हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन एक ही विषय पर, एक ही जगह, एक ही स्थान पर लगाने का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, अवधि बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली सीखने की प्रक्रिया बहुत मजबूत और लंबी चलती है। क्योंकि सीखना कब होता है? जब हम किसी एक विषय के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होते हैं, मस्तिष्क का उस परिस्थिति के साथ कनेक्शन बन जाता है, तो चीजें फटाफट 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 ब्रेन में ट्रांसफर होती रहती हैं। और जो ही कनेक्शन कटा, कनेक्शन कटते ही ये चीज अलग और ये चीज अलग, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो अलग और हमारा दिमाग अलग। जब कनेक्शन ही कट गया तो फिर ट्रांसफर कैसे होगा, नॉलेज कैसे पहुंचेगा? इसीलिए जितने लंबे समय तक हम कनेक्शन बना पाते हैं, उतने ही हम सीखने में ज़्यादा ठीक से परफॉर्म कर पाएंगे। और लंबे समय कनेक्शन बनाने को हम सीधी भाषा में कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, अवधान, अटेंशन, कंसंट्रेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। तो इस शक्ति को विकसित हम स्वतंत्र रूप से करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं हम सीखने में अंतरण को मजबूत कर पाएंगे। हम बात करें बुद्धि की, बुद्धि भी एक स्वतंत्र शक्ति है, मानसिक शक्ति है। ये भी काम करती है सीखने की प्रक्रिया में, ये भी काम करती है अधिगम के स्थानांतरण में। तो बुद्धि को कैसे मजबूत करें, बुद्धि को कैसे बढ़ाएं? देखिए, बुद्धि हम पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बुद्धि को काम लेने के तरीके बढ़ाए जा सकते हैं। उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। कैसे? आप बुद्धि से संबंधित काम रोज करो, बुद्धि से संबंधित काम रोज करो, तो बुद्धि से संबंधित कामों को करते करते स्किल बन जाएगी, दक्षता बन जाएगी। अब हम ऐसे ही किसी काम को बड़े आसानी से कर पाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि जब आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार आपको क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, टेस्ट पेपर सोल्व करने चाहिए। वीकली टेस्ट हैं, मंथली टेस्ट हैं, डेली टेस्ट हैं, लाइव टेस्ट हैं, इन सबको लगातार ज्वाइन करना चाहिए। उससे क्या होगा? टेस्ट को हल करने के दौरान, पेपर को सोल्व करने के दौरान जो जो मानसिक शक्तियां काम आती हैं उनका अभ्यास होगा।
वो काम आएंगी तो वो जो है यूं सिंपल समझो कि जो चीज घर में काम नहीं आ रही उसके जंग लग जाती है, खराब हो जाती है, और जिसको रोज काम में लेते हैं वो बढ़िया होती हैं। तो कई सारी शक्तियां हैं हम सबके ब्रेन में, उन शक्तियों को हम लगातार काम में लेंगे तो क्या होगा, वो ठीक से काम करेंगी और ऐसे किसी कार्य को करने के दौरान तुरंत हमारी मदद हो पाएगी। इसीलिए मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियां जो संगठित होकर काम करती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है, अलग अलग उनका अस्तित्व होता है, तो हमें उनको उसके हिसाब से डेवलप करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो मेंटल पावर्स हैं वो डिसिप्लिन में होंगी और हम पॉजिटिव अधिगम का स्थानांतरण कर पाएंगे। ऐसा कहता है सीखने का, अधिगम के स्थानांतरण का, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। आगे बात करते हैं सर, मस्तिष्क की इन शक्तियों को पेशियों और शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। यह सुविधा मनोविज्ञान ने 1734 के दौरान विकसित की है। क्या है थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने रिसेंटली आपको बताया कि कंसंट्रेशन एक मेंटल पावर है। इस मेडिटेशन के माध्यम से हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। एक तरीका है, सामान्य व्यवहार में है, प्रचलन में है, आप भी जानते हैं। ऐसे कई सारी मानसिक शक्तियां हैं, उनको बढ़ाने के मनोविज्ञान के पास कई तरीके हैं, टेक्निक्स होती हैं। इस तरह के तरीकों को, टेक्निक्स को, विधियों को मनोविज्ञान ने 1973 में डेवलप किया है, 1734 में, 1734 में डेवलप किया है। और उसमें क्या होता है, कई सारे तरीके होते हैं, कई सारी गतिविधियां होती हैं, कई सारे अभ्यास होते हैं, जिसमें नर्व सिस्टम के माध्यम से, मांसपेशियों के माध्यम से हम मेंटल पावर्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से मानसिक शक्तियां जो हैं वो संगठित रूप से काम करती हैं, वो अलग अलग स्वतंत्र होती हैं, उनको हम विकसित करते हुए अधिगम के स्थानांतरण को मजबूत करते हैं। यह कहता है हमारा मेंटल डिसिप्लिन पावर का थ्योरी। बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। दोस्तों, दूसरी थ्योरी का नाम है समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत, आइडेंटिकल एलिमेंट्स। देखिए, आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी दी है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक ने। हमने पीछे पढ़ा है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा था, बताओ फटाफट। देखा, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था। हमने वहां पर क्या देखा था कि उद्दीपक के कारण अनुक्रिया होती हैं। यहां पर अधिगम स्थानांतरण में थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, समान तत्व होते हैं, उनमें ही अधिगम का स्थानांतरण होता है। जो समान तत्व नहीं होते हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट नहीं होते हैं, उनमें लर्निंग का ट्रांसफर नहीं होता है। देखो कैसे, जैसे आपने गणित में जोड़ करना सीखा, अब जोड़ करने से आप गुणा करना सीखते हैं, पहाड़े सीखते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल एलिमेंट हो गए, जोड़, गुणा, पहाड़े मिलते जुलते हो गए। इनमें जो एलिमेंट है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो फिर यहां पर लर्निंग का ट्रांसफर होगा। तभी लर्निंग का ट्रांसफर होगा जब जो चीजें हैं, तत्व हैं, वो एक जैसे होंगे, समान होंगे। इस तरह की थ्योरी को कहा जाता है आइडेंटिकल एलिमेंट या फिर समान तत्वों का सिद्धांत। देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में सहायक होगा जब दोनों में कुछ तत्व समान होंगे। कैसे, एग्जाम्पल से बात करते हैं। कार ड्राइविंग से बस ड्राइविंग में लर्निंग का ट्रांसफर होना। किसी व्यक्ति ने कार को चलाना सीख लिया, अब इसी व्यक्ति के द्वारा जब बस को चलाने की बात कही जाती है तो वो व्यक्ति आसानी से बस को चला लेता है। क्यों चला लेता है? क्योंकि कार चलाने के दौरान इस व्यक्ति ने स्टीयरिंग को कैसे मूव करना है ये जान लिया है, गियर्स को कैसे यूज करना है वो जान लिया है, क्लच ब्रेक वगैरह सब इसको एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा स्टीयरिंग का साइज बढ़ गया है, गाड़ी का साइज बढ़ गया है, थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं, लेकिन मोस्टली चीजें एक जैसी हैं। जो चीजें एक जैसी हैं उसको हमने कह दिया समान तत्व। क्या कह दिया साहब? समान तत्व हमने कह दिया। तो यहां पर क्योंकि तत्व समान है इसीलिए कार ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के द्वारा आसानी से बस को चलाया जा सकता है। यहां जो उसने नॉलेज लिया था वो यहां भी काम आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण? अधिगम का स्थानांतरण, कि जो यहां पर सीखा वो यहां पर स्थानांतरित हो गया है। ऐसे एग्जाम्पल और है एक, अंग्रेजी और लैटिन। देखो, अंग्रेजी की जो लिपि है वो भी कौन सी है? लैटिन जैसी है। लैटिन भाषा की जो लिपि है वो भी कैसी है? अंग्रेजी के जैसी ही है। काफ़ी सिमिलरिटी है दोनों में। इसलिए अंग्रेजी सीखने वाले व्यक्ति को जब लैटिन सीखने की बात कही जाती है या फिर लैटिन सीखे व्यक्ति को अंग्रेजी सीखने की बात कही जाती है तो आसानी से वो सीख पाते हैं।
हिंदी और संस्कृत, रिसेंटली मैंने आपको बताया हिंदी और संस्कृत को लिखने का तरीका जो है वो एक ही जैसा होता है। ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं कई सारे एक जैसे होते हैं, बहुत चीज़ें एक जैसी हैं। क्योंकि एक जैसी हैं इसीलिए हिंदी सीखे हुए व्यक्ति के द्वारा संस्कृत सीखी जाती हैं या फिर संस्कृत सीखे व्यक्ति के द्वारा हिंदी सीखी जाती हैं, तो दोनों में कई सारे तत्व समान हैं, इसलिए अधिगम का अंतरण बड़े आसानी से हो जाएगा। इस थ्योरी को कहा जाता है समान तत्व का सिद्धांत, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी। और किसने दी साथियों? ये थॉर्नडाइक ने दी है। आगे चलें अगले थ्योरी की ओर जिसका नाम है सामान्यीकरण का सिद्धांत, जनरलाइजेशन। मनोवैज्ञानिक हमारे चार्ल्स जड़ क्या कहते हैं? इस सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित, इस सिद्धांत में किसी एक सिद्धांत में कुछ सामान्यीकरण निकालते हैं और यह किसी दूसरे सिद्धांत में काम आता है। बेहतर हस्तांतरण तभी संभव हो सकता है जब कोई सिद्धांत को समझ सकता है। यह समान तत्वों के सिद्धांत का विस्तार है। देखिए कैसे, हम इसको यहां से पढ़ेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा यहां तक डिलीट कर देते हैं, यहां तक। अब देखिए, इस सिद्धांत में किसी एक सिद्धांत में कुछ सामान्यीकरण निकाले जाते हैं और यह किसी दूसरे सिद्धांत में काम आते हैं। देखो कैसे कैसे, आपने 2 अंकों का जोड़ करना सिखाया बच्चों को, ठीक है। आपने सिखाया कि भाई ये 2 और 3 और ये 3 और 2 कुछ भी हो सकता है, इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर 2 लाइन खींचो, फिर 3 लाइन खींचो, इनको गिन लो तो ये 5 हो गया। अब आपने जो इन 2 अंकों के जोड़ के दौरान बच्चों को तरीका सिखाया, इसी तरीके को हम थोड़ा दूसरे मेंदर में काम में लेते हैं। हम यहाँ रखते हैं 6 और यहाँ रखते हैं 2, यहाँ रखते हैं 3 और यहाँ रखते हैं 4 रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई 6 और 2 को जोड़ो, 3 और 4 को जोड़ो, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे बच्चे ने 2 और 3 को जोड़ने के लिए 2 लाइन और 3 लाइन खींची थी, वैसे ही यहाँ ये 6 लाइन खींच लेगा पहले, उसके बाद में यह 2 लाइन खींच लेगा, सबको गिन लेगा, 8 यहाँ पर लिख देगा। जैसे यहाँ 3 और 2 को उसने लिखा था जोड़ कर, ऐसे इसको लिख देगा। तो आपने इस योग के तरीके में या इस जोड़ में जो बच्चों को सिखाया, यह सिद्धांत कहां काम आ रहा है? इस अगले सवाल में काम आ रहा है। तो यहां जो आपने सिद्धांत सिखाया उसका यहां पर जनरलाइजेशन हो रहा है, उसका सामान्यीकरण हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है। ऐसा कौन कहते हैं? चार्ल्स जड़ ऐसा कहते हैं कि सामान्यीकरण का सिद्धांत काम करता है। एक बार सिंपल और समझो, आप अभी रीट के लिए मेरे साथ साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप कंटेंट को यहां समझ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। रीट के बाद आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, व्याख्याता की तैयारी करते हैं, वहां भी कई सारी चीजें एक जैसी हैं। जैसे लर्निंग ट्रांसफर यहां मैं आपको सिखा रहा हूं, यही लर्निंग ट्रांसफर व्याख्याता में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है। आप मेरे साथ व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर आप लर्निंग ट्रांसफर सीख रहे हैं। तो यहां पर जो आपने अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत के बारे में समझा, कंटेंट को समझा, यही कंटेंट जब वहां थोड़ा ऊपर के लेवल में आ जाता है, हाई लेवल में आ जाता है, तो यहां जो सीखा वो सिद्धांत वहां जाकर सामान्यीकरण में काम आ रहा है, जनरलाइजेशन में काम आ रहा है, तो ये कहलाएगा सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है सर। एक और तरीके से आप समझिए, किसी भी सिद्धांत के द्वारा हमने जो थ्योरी जानी है, उस थ्योरी को जब प्रैक्टिकली काम में लेते हैं तो वहां कहलाता है सामान्यीकरण का सिद्धांत। जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण थ्योरी को सीखा, गुरुत्वाकर्षण थ्योरी में क्या सीखा कि पृथ्वी में एक पावर होता है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। हमने बच्चों को सिखा दिया, बच्चों ने इसको साइंस में सीख लिया, समझ लिया कि किस तरीके से जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है। अब वह बच्चा जब खेल के मैदान में खेल रहा है, तो खेल के मैदान में खेलने के तो उसने बॉल फेंकी और बॉल वापस से कुछ दूर जाने के बाद नीचे गिर गई। अब बच्चे ने कहा कि ये तो इसीलिए गिरी है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसमें काम कर रही है। बच्चे ने छत पे जाके कुछ फेंका तो बच्चा कहेगा नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। उसकी बहन ने पूछा नीचे क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण पावर है, इसलिए बॉल जो है वो नीचे जाएगी, छत से ऊपर नहीं जाएगी। हम कितने ऊपर जाके फेंके फिर भी वापस नीचे ही आएगी, जहां तक ये पावर काम करता है। तो इस तरीके से जो आपने बच्चे को क्लास में ये सिद्धांत सिखाया, बच्चे ने उसका सामान्यीकरण कर लिया और उसको समझ गया, जान गया। अन्य परिस्थिति में उसकी व्याख्या करते हुए, उसको जनरलाइजेशन करते हुए बच्चा चीजों को ट्रांसफर कर रहा है। तो साथियों, यह सिद्धांत कहलाता है सामान्यीकरण का सिद्धांत।
यह भी लर्निंग के ट्रांसफर में बहुत मदद करता है। आगे चलें चौथे सिद्धांत की ओर, जो है आदर्शों का सिद्धांत, आइडियल्स थ्योरीज को कहते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरण का संबंध आदर्शों से अधिक होता है, जबकि वस्तु व बातों से कम होता है। इस सिद्धांत में विचारों पर बल दिया जाता है। इस सिद्धांत में ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम आदि जैसे विचारों को स्थानांतरित किया जाता है। देखिए साहब, आदर्शों का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति में जो खुद के आचरण होते हैं, खुद की आदतें होती हैं, खुद की आइडियल्स होते हैं, वो जो आइडियल्स हैं उनका आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति जो है उसमें सच बोलने की का आइडियल है, सच बोलने का आदर्श है, वो झूठ नहीं बोलता है। तो ये सच बोलने का जो आदर्श है वो अन्य किसी परिस्थिति में भी सच बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसके आदर्शों में है। एक व्यक्ति में दूसरों में मदद करने की आइडियल्स हैं, मदद करने के आदर्श हैं, तो वो अन्य परिस्थिति में भी हर जगह कहीं ना कहीं मदद ही करेगा, क्योंकि ये उसके आदर्शों में है। तो जो चीजें बाहर से सिखाई जाती हैं, जो चीजें बातों और विभिन्न तरीके से सिखाई जाती हैं, उनका भी स्थानांतरण होता है, लेकिन जो चीजें बच्चों के आदर्शों में होती हैं, आइडियोलॉजी में होती हैं, उनका अधिगम स्थानांतरण अन्य चीजों की तुलना में ज्यादा होता है। इस सिद्धांत का यही मानना है। इसीलिए जो अच्छी आदतें होती हैं, आचरण वाली चीजें होती हैं, व्यक्तित्व वाली चीजें होती हैं, वो बड़े आसानी से व्यक्ति के अन्य परिस्थितियों में काम करने लगती हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि अच्छा वो व्यक्ति, हाँ वो तो जहां भी जाएगा अपने जगह बना लेगा, उसमें तो मिलनसार वाले गुण हैं, वो तो जहां भी जाता है लोगों को अपना बना लेता है। हमने क्यों कह दिया? हम जानते हैं कि उसमें जो एक गुण है, उसमें जो आइडियल्स है, उसमें जो आदर्श हैं, ये वहां भी काम आएंगे, वहां भी ये ट्रांसफर हो जाएंगे और वहां भी लोगों का ये चहेता बन जाएगा। आसानी से हमने कह दिया। तो इसी के बजाय हम कहते हैं साहब एक बच्चा यहाँ बहुत गजब की क्रिकेट खेलता था, अब ये नेशनल टीम में चला गया और वहां भी इंग्लैंड से जब खेलेगा तो जीत कर आएगा। तो हम यहाँ गारंटी नहीं दे सकते हैं कि क्या पता क्या स्थिति बने, वो जीते कि नहीं जीते। उसमें जो क्रिकेट खेलने की स्किल्स थी, क्रिकेट खेलने के जो गुण थे, वो वहां किस तरीके से ट्रांसफर होंगे, इसको लेकर हम श्योर नहीं होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, हम कहते हैं कि वो इंग्लैंड में चला गया, वहां भी मदद करेगा ही करेगा, वहां भी उसका काम लोगों की मदद करना ही होगा, क्योंकि ये उसके नेचर में है, ये उसके आइडियल्स में है, ये उसके आदर्शों में है। तो ये सिद्धांत कहता है कि जो चीजें आदर्शों में होती हैं, आइडियल्स में होती हैं, वो आसानी से स्थानांतरित हो जाती हैं और इसके द्वारा हम व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं, अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं, या यूं कहें सही मायने में एक सफल व्यक्तित्व समाज के लिए जैसा चाहिए ऐसा निर्माण करते हैं। इसे कहा जाता है आदर्शों का सिद्धांत। दोस्तों आगे चलें, अगली हमारी थ्योरी है पूर्णाकार का सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी। हमने पीछे समझा था गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, 3 मनोवैज्ञानिकों के समूह को कहा जाता है, हमने पीछे जाना था। इस जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण, समग्र या पूर्णाकार। तो यहां भी थ्योरी क्या कहेगी? बहुत सिंपल सी बात है, नाम से ही क्लियर है कि एक परिस्थिति में, विषय में सीखी गई चीजें, नॉलेज जो कुछ भी है, वो संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से हमारे मस्तिष्क में बन जाता है और फिर अन्य परिस्थिति में वो काम करता है, मदद करता है। तो ये कहलाएगा गेस्टाल्ट थ्योरी। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार सूझ के द्वारा या अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम का स्थानांतरण एक परिस्थिति से अन्य परिस्थिति में होता है। अधिगमकर्ता द्वारा समान तथ्य और धारणा को समझने से स्थानांतरण होता है। इस संबंधों के पैटर्न के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत तथ्यों, प्रक्रिया और सिद्धांतों के बीच संबंध की समझ का स्थानांतरण का वास्तविक आधार होता है। देखो कैसे, हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, जब वहां हमने क्या देखा था कि कोहलर जो है उसने एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उसको समस्या दी थी, और चिंपैंजी सुल्तान जो है उस समस्या के समाधान के लिए समग्र का, संपूर्ण का अवलोकन करता है। अवलोकन करके उसके मस्तिष्क में एक सूझ का निर्माण होता है, अंतर्दृष्टि विकसित होती है और इस अंतर्दृष्टि के द्वारा वह अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। इसको उन्होंने कहा था सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि के माध्यम से हम एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में काम में लेते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, सुल्तान की ही बात करें कि सुल्तान को जो है, सुल्तान को पहले 3 चरणों में प्रयोग किया गया था। पहले चरण में क्या था कि केले लटकाए गए थे और सुल्तान वहां पहुंचने के लिए डंडा काम में लेता है, पहुंच जाता है।
फिर अगले दिन केले थोड़े और ऊपर चले गए हैं, अब जो डंडा है वो नहीं पहुंच पा रहा है तो बॉक्स लेकर आता है, फिर पहुंचाता है। तीसरे दिन केले थोड़े और ऊपर पहुंच गए हैं तो फिर 2 बॉक्स रख लेता है। अब यहां पर देखो, पहले दिन उसने केले उतारने के लिए जो तरीका काम में लिया था, जो अंतर्दृष्टि सूद उसमें बनी थी, वो अगले दिन पुनः उसी तरह की स्थिति में काम आती है। आई कि नहीं आई? तो यहां पर जो उसने पहले अंतर्दृष्टि से नॉलेज या ज्ञान या तरीका अपने मस्तिष्क में बनाया था, वो एक नवीन परिस्थिति में काम आ रहा है। तो यह कहा जाता है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। ठीक है। और वास्तविक मायने में, वास्तविक चीजों में, वास्तविक व्यवहार में, चाहे वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो, चाहे दैनिक जीवन में सीखने की प्रक्रिया हो, इस तरीके से जो सीखी हुई चीजें होती हैं, जो अंतर्दृष्टि के द्वारा, सूझ के द्वारा मस्तिष्क में बनती हैं, वो सीधी प्रैक्टिकली हमारे दूसरी परिस्थितियों में काम आती हैं और वहां पर इनकी मदद करती हैं। साथियों, लास्ट हमारी थ्योरी है 2 तत्व सिद्धांत, 2 एलिमेंट थ्योरी। हम आगे पढ़ेंगे जब बुद्धि, तो बुद्धि में पढ़ेंगे कि स्पीयरमैन जो है, इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए हैं, एक सामान्य तत्व और एक विशिष्ट तत्व। ये कहते हैं कि सामान्य तत्व जो होता है वो हर प्रकार के काम में शामिल होता है जहां भी बुद्धि का इस्तेमाल होता है। विशिष्ट तत्व जो है वो विशिष्ट कार्यों के दौरान ही शामिल होता है। तो ये दोनों एलिमेंट जो होते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स के माध्यम से, इन दोनों के कारण ही अधिगम का स्थानांतरण होता है। ठीक है सर। तो इस प्रकार हमने कुछ मेन सिद्धांतों की बात की जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए थे और मनोवैज्ञानिकों ने उनको सीखने के साथ जोड़कर कनेक्ट किया था। अब अधिगम स्थानांतरण के लास्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, जहां पर कुछ ऐसे सिद्धांतों की बात करेंगे जो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं दिए गए हैं, जहां मनोवैज्ञानिक उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन एक कॉमन धारणा है, एक कॉमन टेंडेंसी है, और कॉमन धारणा के माध्यम से उन सिद्धांतों को बनाया गया है। उनमें से पहला है एक पक्षीय अधिगम का स्थानांतरण। एक पक्षीय अधिगम का स्थानांतरण, देखो ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक परिस्थिति में या एक विषय में सीखा गया ज्ञान उसी परिस्थिति में या उसी विषय में काम करता है तो वह कहलाता है एक पक्षीय ज्ञान। जैसे गणित में सीखा गया ज्ञान गणित को हल करने में काम आए तो एक पक्षीय, मनोविज्ञान में सीखा गया ज्ञान मनोविज्ञान की समस्या को हल करने में काम आए तो एक पक्षीय, फुटबॉल सीखने के दौरान जो प्राप्त दक्षताएं हैं वो फुटबॉल खेलने में ही काम आए तो एक पक्षीय अधिगम का स्थानांतरण। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान का उसी विषय या परिस्थिति में स्थानांतरण। इस स्थानांतरण में जब शिक्षार्थी एक समस्या को हल करना सीख जाते हैं तो वह समान जटिलता की विभिन्न लेकिन समान समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाते हैं। एक पक्षीय स्थानांतरण में प्रारंभिक शिक्षा के रूप में एक ही स्तर पर एक सीखने की उपलब्धि शामिल है, जैसे गणित का ज्ञान गणित विषय में ही प्रयुक्त होता है। आप देखते हैं जैसे हिंदी सीखते हैं छोटे बच्चे तो हिंदी की किताब में हिंदी का ही कंटेंट होता है, पूरा का पूरा, चारों कुशलताओं पे सारा का सारा कंटेंट दिया होता है। उसके लेवल थोड़े आगे पीछे होते रहते हैं, उसको स्पाइरल बनाया होता है तो एक विषय का ज्ञान एक ही विषय में काम आता है। यही बच्चा जब गणित की बात करते हैं तो गणित में भी यही स्थिति है। तो दोस्तों एक ही विषय में सीखा गया ज्ञान जब उसी विषय में काम आए तो वो कहलाता है एक पक्षीय अधिगम का स्थानांतरण। दूसरा है द्विपक्षीय अधिगम का स्थानांतरण, कि एक पक्ष में सीखा गया ज्ञान दूसरे पक्ष में काम आए, एक विषय में सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय में काम आए, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आए, उसको कहेंगे द्विपक्षीय अधिगम का स्थानांतरण। जैसे मैंने दाएं हाथ से लिखना सीख लिया, अब किसी परिस्थितिवश दाएं हाथ के चोट लगी या दाएं हाथ के कोई काम नहीं कर रहा है और मुझे साइन करने हैं, मोबाइल नंबर लिखने हैं अर्जेंट में, तो बाएं हाथ से मैंने कभी नहीं लिखा था, फिर भी बाएं हाथ से मैं आसानी से मोबाइल नंबर लिख लूंगा धीरे धीरे, या कोई छोटा मोटा लिखने का काम इससे कर पाऊंगा। ऐसा क्यों हुआ कि दाएं हाथ से लिखने के दौरान सीखा गया नॉलेज, दाएं हाथ का स्किल, दाएं हाथ की प्रैक्टिस कहां ट्रांसफर हो गई, बाएं हाथ में ट्रांसफर हो गई और मैंने बाएं हाथ से आसानी से लिख लिया। इसे कहते हैं दोस्तों द्विपक्षीय अधिगम का स्थानांतरण। तीसरा है क्रमिक अधिगम का स्थानांतरण, सीक्वेंशियल लर्निंग ट्रांसफर। यहां पर क्या होता है कि एक क्रम में अधिगम स्थानांतरित होता है। जैसे हमने 2 की टेबल सीखी, 3 की टेबल सीखी, 4 की टेबल सीखी, एक क्रम में एक के बाद एक सीक्वेंस में लर्निंग का ट्रांसफर होता है। देखो कैसे, किसी भी विषय का क्रम से स्थानांतरण, जैसे पहले अधिगम, फिर अधिगम के प्रकार, फिर सोपान, एक क्रम में अध्ययन करना है। स्कूल में सीखी गई अधिकांश सामग्री व्यापक विषयों में व्यवस्थित हैं और क्रमिक रूप से सिखाई जाती हैं। अनुक्रमिक स्थानांतरण एक ही संदर्भ में होता है, अर्थात दोनों को क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया जाता है।
आगे हम क्षैतिज स्थिति पढ़ेंगे तो वहां भी यही बात होगी। एक क्रम में बना दिया जाता है, जैसे मैंने भी आपको विषय वस्तुओं का एग्जाम्पल दिया, तो वहां भी एक क्रम है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब एक क्रम में चीजें सीखी जाती हैं, पहले के क्रम की चीजें अगले क्रम में मदद करती हैं, फिर यहां जो सीखी वो अगले क्रम में मदद करती हैं, यहां जो सीखी वो अगले क्रम में मदद करती हैं, तो एक सीक्वेंस में जब लर्निंग का ट्रांसफर होता है तो उसे कहा जाता है अधिगम का क्रमिक ट्रांसफर, अधिगम का क्रमिक स्थानांतरण। चौथे की बात करें दोस्तों, यह है ऊर्ध्वाकार अधिगम स्थानांतरण, वर्टिकल मतलब ऊंचाई में होना। जैसे आपने एक चीज सीखी, इससे उच्च स्तर की चीज सीखने में यह मदद करती है। जैसे आपने अल्फाबेट सीखा, ABCD सीखी, बच्चों को सिखाई, अब यह अल्फाबेट का ज्ञान बच्चों को सेंटेंस बनाने में मदद करता है। बच्चों ने सेंटेंस सीखा, सेंटेंस बनाने का ज्ञान जो है बच्चों को आगे उच्च लेवल पे, उच्च लेवल का मतलब क्या हो गया, पैराग्राफ लिखने में काम करता है। तो फिर ये क्या हो गया, ये ऊर्ध्वाकार अधिगम का स्थान, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए अधिगम का स्थानांतरण हो गया। यह भी क्रमिक स्थानांतरण का ही एक काइंड है, उसी का एक प्रकार है। देखो एक बार क्या लिखा है, किसी विषय की उच्च स्तर की सभी जानकारियां प्राप्त करना, ऊर्ध्वाकार स्थानांतरण से ज्ञान को व्यवहार में लाने में मदद मिलती है। ऊर्ध्वाकार स्थानांतरण में आवश्यक है कि निचले स्तर पर सीखने को संज्ञानात्मक कौशल के उच्च स्तर पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ऊर्ध्वाकार स्थानांतरण समान और एक ही समय में अधिक जटिल या विस्तृत समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। जैसे योग के ज्ञान से पहाड़े सीखने में मदद मिलती है। हमने 2 और 2 को जोड़ना सीखा तो 4 आ गया, 4 में फिर 2 जोड़ा, फिर 6 आ गया, 2 में फिर 2 जोड़ा 8 आ गया। तो बच्चों को एक ट्रिक पकड़ में आ गई कि हम जिसका पहाड़ा बना रहे हैं उसको अगली संख्या में जोड़ते जाओ, पहाड़े बन जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाकार अधिगम का स्थानांतरण हो गया। अभी हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी में जो कंटेंट मैंने आपको शेयर किया बिल्कुल सीक्वेंशियल है, एक क्रम में है। क्रम कैसा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक। तो जहां एक ही क्रम में सिखाया जाता है लेकिन ऊपर की ओर बढ़ते हुए, उच्च स्तरों की ओर बढ़ते हुए सिखाया जाता है, जहां पर और उच्च स्तर के बारे में जानकारी होती है, उसका कहा जाता है ऊर्ध्वाकार अधिगम का स्थानांतरण। दोस्तों आगे हम बात करते हैं क्रमिक अधिगम स्थानांतरण के ही दूसरे प्रकार की, जो होता है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि एक ही विषय में और आगे बढ़ते हैं, ऊर्ध्वाकार में तो ऊपर बढ़ रहे थे और इसमें आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एक ही विषय में दक्षता प्राप्त करते हैं, उसमें हम पूरी तरह से हमारी कमांड हासिल करते हैं। तो इस तरीके से जब एक ही विषय को और ज्यादा दक्षता के रूप में हम आगे सीखते रहते हैं, तो जो पहले सीखा वो आगे में काम आ रहा है, वो और आगे में काम आ रहा है, तो इसको कहा जाता है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्रांसफर। देखिए क्या लिखा है, किसी विषय की समग्र जानकारी प्राप्त करना, विषय वस्तु विशेषज्ञता पर आधारित होती है। क्षैतिज स्थानांतरण अधिक सामान्य है और यह उसी तरह रहेगा जैसे 2 अंकों के योग के ज्ञान से 5 अंकों तक का योग कर पाना। क्या फर्क है, देखो जहां हम क्षैतिज की बात करेंगे वहां समग्र जानकारी की बात हो जाएगी, हम जहां ऊर्ध्वाकार की बात करेंगे वहां उच्च स्तर की जानकारी हो जाएगी, ठीक है। यहां विषय वस्तु में विशेषज्ञता की बात की जा रही है, विशेषज्ञता की बात, पूरी कमांड की बात की जा रही है, किसमें, क्षैतिज में। जबकि ऊर्ध्वाकार में क्या होगा, एक विषय के बाद इससे उच्च स्तर के विषय की बात करेंगे, फिर और उच्च स्तर के विषय की बात करेंगे। तो एक ही क्षेत्र में, एक ही एरिया में जब लगातार आगे बढ़ने की बात होती है तो कौन सा हो जाएगा, क्षैतिज, और ऊपर जाने की बात होती है तो हो जाएगा ऊर्ध्वाकार लर्निंग का ट्रांसफर। नंबर 6 है दोस्तों पूर्वगामी अधिगम स्थानांतरण, इसको बोलते हैं रिट्रोएक्टिव ट्रांसफर। रिट्रोएक्टिव ट्रांसफर क्या होता है, देखो किसी भी विषय का वर्तमान में सीखा गया ज्ञान का प्रभाव बाद में किसी परिस्थिति या विषय में स्थानांतरित हो जाता है, तो उसको कहा जाता है पूर्वगामी अधिगम का स्थानांतरण। एक बार सीखा अपन ने, वो आगे जो है काम करता है वो पूर्वगामी हो गया। इसी से मिलता जुलता दूसरा है दोस्तों पश्चगामी अधिगम का स्थानांतरण, प्रोएक्टिव ट्रांसफर। किसी भी विषय का पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन विषय या परिस्थिति में स्थानांतरित हो जाता है। देखो यहां तो क्या है, ये तो भविष्य के प्रभाव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, भविष्य के प्रभाव की बात कर रहा है, और ये पहले के प्रभाव की वर्तमान में आने की बात कर रहा है। तो ये फर्क है दोनों में, ये प्रोएक्टिव है और ये पूर्वगामी है, ये दोनों भी अधिगम के स्थानांतरण हैं। इस प्रकार दोस्तों हम अधिगम स्थानांतरण के टॉपिक को पूरा करते हैं। हमने काफ़ी रिच डिस्कशन आज किया, हमने समझा अधिगम का स्थानांतरण जो है वो क्या होता है,
कितने प्रकार का होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अधिगम के स्थानांतरण के कौन कौन से सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किए हैं, उसके अतिरिक्त कुछ सामान्य सिद्धांत कौन से हैं जिसके साथ मनोविज्ञान का टैग तो नहीं लगा है, फिर भी व्यवहार में ये दैनिक जीवन में रोजाना कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह टॉपिक हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, लेकिन कब, जब इस अधिगम के स्थानांतरण को आप स्वयं आपके दैनिक जीवन में सीखने के दौरान अप्लाई करेंगे तब। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।